और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, अखिलेश शर्मा और संकेत उपाध्याय। अखिलेश, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। कल जिस तरह का हम माहौल देख रहे थे जब राहुल गांधी के बयान आए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, उसके बाद तमाम मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं सबके जहन में ये था कि शायद प्रधानमंत्री उन आरोपों पर कुछ जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, देखिए, एक एक करके तमाम जो बातें कही गई उनको सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जवाब दिया। सीधे तौर पर जिस तरह का यूपीए सरकार का शासनकाल रहा उसको निशाने पर लिया, कहा कि 2004 से 2014 का जो कार्यकाल था ये आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा घोटालों का काल रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया कि वो उन जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं जो उनकी जांच कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम तो इनको एक नहीं कर पाए, लेकिन ईडी ने इनको एक कर दिया। तो ये इस तरह से विपक्षी पार्टियों को भी तमाम को उन्होंने घेरे पर लिया। और जहां तक राहुल गांधी का खुद का सवाल है, चाहे नाम राहुल गांधी का ना लिया हो पीएम मोदी ने, लेकिन तमाम जो बातें उन्होंने कही हैं एक एक करके चुटकी ली राहुल गांधी को लेकर के। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी को लेकर के पिछले 15 साल से जो हर साल खबर आती है कि वो आ चुके हैं, राहुल गांधी का कायाकल्प हो गया है, राहुल गांधी ने अपनी इमेज बदल ली है, सुधार ली है, तो उसको लेकर के उन्होंने चुटकी ली। और अभी हाल ही में हम जानते हैं कि राहुल गांधी यात्रा समाप्त करके आए, तो उसकी भी उन्होंने बात की। तीसरा एक बड़ा मैसेज जो दिया है, एक मुझे लगता है कि मीडिया को भी उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने जब ये कहा कि अखबार की सुर्खियों से मोदी नहीं बने हैं, टीवी पे चमकते चेहरों से मोदी नहीं बने हैं, मोदी जो है वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ करके बने हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज मीडिया के लिए भी उन्होंने दिया। और साथ ही जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल में अदिति जो एक बड़ा बीजेपी ने अपना वोट बैंक तैयार किया है लाभार्थियों का, बेनिफिशरीज का, उनका उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि 90 करोड़ राशन लेने वाले हों, या किसान सम्मान निधि लेने वाले हों, या फिर जिनके घर में उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है वो हो, या जिनको पीएम आवास योजना के तहत घर मिला वो हो, उन सबको अपने आप से कनेक्ट करके उन्होंने एक बार फिर से मैसेज दिया है कि भाई 400 दिन बचे हैं अगले लोकसभा चुनाव में, और एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। और जाहिर सी बात है कि इस भाषण में भी उनको चुनाव का थोड़ा बहुत तो हिंट था ही, जो वो त्रिपुरा की बात कर रहे थे, या आने वाले समय में कर्नाटक के चुनाव आने वाले, उसका भी एक तरह से उन्होंने इशारा किया। जी संकेत, यहाँ पर जिन बातों का अखिलेश जिक्र कर रहे हैं कि वो जो लाभार्थी हैं उनका जिक्र कर रहे थे, तो उनको तो वो कहीं ना कहीं संबोधित कर ही रहे थे, लेकिन लग रहा था कि कहीं बीजेपी वालों को भी वो अपनी पार्टी को भी संबोधित कर रहे हैं कि अब हम चुनाव में उतर रहे हैं, अब तैयार हो जाइए। एकदम ये अखिलेश जी ने जो बात बोली है ना, देखिए इसी को मैं आगे ले जाता हूं। ये जो स्पीच थी करीब 1.5 घंटे की, ये आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि विपक्ष को भी और अपने नेताओं को भी ये वो अलर्ट कर रहे थे कि अब चुनाव मूड में आ जाओ। आप देखिए कितनी बार लगातार एक बीते दशक का तुलना इस मौजूदा दशक से किया। 2004 से 14 का सफर और 14 से 24 का सफर, इसकी तुलना इस स्पीच में रही है, कई बार रही है। जैसे कि आप देख लें, डिजिटल इंडिया की बात की गई, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स में इंडिया कैसे स्टेप अप कर रहा है, स्टार्टअप्स में कितने टियर 2 टियर 3 सिटीज में गया, इंडिया सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात की, इंडियाज सिविल एविएशन डोमेस्टिक 3rd लार्जेस्ट, एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल एनर्जी में 4th लार्जेस्ट, और इसके साथ साथ एक तुलना, मौके को मुसीबत बनाना, ये 2004 से 14 के बारे में उनका जिक्र, जिसमें वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के समय 2G हो गया, सिविल न्यूक्लियर के टाइम पे कैश फॉर वोट हो गया, CWG खेलों के बीच में CWG घोटाला हो गया, और ये लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने पूरा बोला है, बयान दिया है। इसके बाद वो किस तरीके से बता रहे थे कि 2004 से 14 जो है वो लॉस्ट डेकेड की तरह जाना जाएगा, और 2014 से लेके 30 तक का ये जो रहेगा ये इंडियाज डेकेड की तरह जाना है। ये आप ये समझिए 2020 से 30 को वो इंडिया डेकेड कह रहे हैं। मकसद एकदम साफ है। स्पीच से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक रूप से भी सवाल उनसे पूछे गए कि आपने अदानी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, आपने उसके बाद, कांग्रेस पार्टी कल हमलावर थी, राहुल गांधी कल उसके ऊपर बोले थे, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से शुरुआत के 5 मिनट में ही निपटा दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कल बड़े खुश हुए होंगे अपने भाषण को लेकर के, फिर बहुत अच्छे से सोए होंगे, वो आए भी नहीं क्योंकि शुरुआत में राहुल गांधी नहीं थे, फिर बाद में वो संसद में आ गए, फिर उन्होंने शिकायत की कि मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए हैं। तो वो अदानी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं उठाया, लेकिन वो अपनी स्पीच के माध्यम से, और मैं आपको ये भी बता दूं, अखिलेश जी भी ये बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री अगर वो मुद्दा उठा देते तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती।
एक चीज बहुत स्पष्ट थी कि प्रधानमंत्री अपने एजेंडे को आगे ले जाना चाहते थे और उन्होंने एक तरीके से आगाह विपक्ष को भी किया है और अपने नेताओं को भी किया है कि अब आप आगे के मुद्दे पर सोचिए, चुनावी मोड में जाइए और उस दिशा में सोचिए, जो काम 9 साल का किया है उस काम को लोगों तक लेकर के जाइए। इस बात का जिक्र अदिति मैं आपको यह भी बता दूं, अखिलेश जी ने भी इस खबर को ब्रेक किया। जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी उसमें साफ साफ ये बात बोली गई थी, उसमें बोला गया था कि आप काम पर ध्यान दीजिए, काम पर केंद्रित रखिए अपना फोकस। नसीहतें भी मिली थी, नसीहत दी गई थी लोगों को कि आप फिल्मों के बारे में बात मत कीजिए, इधर उधर बात मत कीजिए। अभी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने फिर इसका उल्लेख किया। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री डाउनवर्ड्स ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई काम पे बात करो, काम के दम पर अगला चुनाव जीतेंगे हम, ना कि किसी और फिल्म। विपक्ष का जो एजेंडा है उसको वो उसको आप एंटरटेन नहीं काउंटर कर रहे कीजिए। हैं। आपने काम से विपक्ष के एजेंडा को काउंटर कीजिए। बिल्कुल, उसको एंटरटेन ना करते हुए वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश, न्यूज रूम में हम लोग अभी यही बात कर रहे थे जब उनका भाषण चल रहा था कि 2004 से 14 को लेकर जितने आक्रामक, पहले भी उनके भाषण हुए हैं, पहले भी बजट के बाद इस तरह के अभिभाषण पर चर्चा में उनका बयान रहा है, लेकिन 2004 से 14 पर को लेकर जितने आक्रामक वो इस बार थे, पहले कभी नहीं देखा गया। नहीं, देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका तो होता ही है, लेकिन साथ साथ विपक्ष को घेरने का भी मौका होता है। और इसीलिए जो ये भाषण होता है इसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा भी की जाती है, क्योंकि आज जैसे लोकसभा में हुआ है, अब कल राज्यसभा में भी वो बोलेंगे। राज्यसभा में थोड़े से मुद्दे अलग होते हैं, थोड़े से भाषण उनका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वो अलग भाषण होगा। जो आज लोकसभा में बोला वैसे का वैसे ही वो नहीं बोलेंगे, वहां पर भी वो अलग तरह से बोलेंगे। जैसे कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तब वो मुस्कुरा रहे थे, तो वहां पर भी अलग मुद्दे होंगे और अलग तरह से चर्चा होगी। लेकिन आक्रामकता का जहां तक प्रश्न है कि देखिए, अगर विपक्ष आक्रामक होगा तो उतनी आक्रामकता से उनका विपक्ष का वो जवाब भी देना जानते हैं। और जो मोदी जी की स्टाइल रही है इतने साल से हम देख रहे हैं, चाहे पहले गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री या बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर, जब भी विपक्ष आक्रामक होता है तो उन्हें विपक्ष का जवाब देने में आनंद आता है। उन्हें लगता है कि इससे जो उनका अपना काडर है वो एनर्जाइज होता है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसमें जोश आता है अगर वो इस तरह के हमले बोले। और चूंकि संसद है, संसद में चुनकर भेजा है, लगातार दूसरी बार अपने बूते पर लोगों ने उनको चुनकर पीएम बनवाया है, तो जाहिर सी बात है कि संसद में, लोकसभा में तो वो बोलेंगे ही। और यही कारण था कि आज जो भाषण उनका हुआ उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि आज पीएम मोदी किस तरह से जवाब देंगे। और जो बातें उन्होंने कही हैं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करेंगे तो भ्रष्टाचार पर तो यूपीए को वो हमेशा ही बचाव की मुद्रा में लाएंगे, क्योंकि जो 10 साल का उनका शासन रहा और उस पर बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रही 2014 के चुनाव में, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। अब इसी में आप आज देख लीजिए, जो एक बात उन्होंने कही कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है पिछले 8-9 साल में, भारत की कहीं सुनी नहीं जा रही है, दुनिया के कई सूचकांक कैसे आ रहे हैं इसमें कि भारत की स्थिति बहुत नीचे चली गई है। और दूसरी तरफ आप उसी सांस में ये बोलते हैं कि इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनके कहने पर जो दूसरे देश है वो काम कर देते हैं। तो बोले आप तय कर लीजिए कि आखिर आप चाहते क्या, कहना क्या चाह रहे हैं, भारत कमजोर है कि भारत ताकतवर है। तो ये कह के भी एक तरह से उन्होंने बिल्कुल इशारा कर दिया। और ये जो पूरी बहस चली थी कल, उसका पटाक्षेप भी कर दिया कि इस बहस का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। और जो बीजेपी का अपना वोट है, जो बीजेपी के अपने समर्थक हैं, जो बीजेपी की सरकार के जो लाभार्थी हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक उनका विश्वास उनके साथ है इन सब आरोपों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल संकेत, यहाँ पर जो 10 साल वाली बात हम कर रहे थे, आप दोनों ने जो जिक्र किया कि वो इतने आक्रामक कभी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि कल से लेकर आज तक, चाहे निर्मला सीतारमण हो, रविशंकर प्रसाद हो, किरण रिजिजू हो, तब सब ने बुरी तरह से विपक्ष को घेरा है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं और आकर कहते हैं कि ईडी ने सबको एक साथ लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो वो उस बात को भी वो अलग तरीके से घुमा कर ले गए और उन्होंने उस बात का भी जवाब दे दिया। देखिए, प्रधानमंत्री की जो स्पीच होती है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बोलते अच्छा है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि वो बोलते ही अच्छा है। तो ये एक चीज हमेशा रहती है। प्रधानमंत्री की स्पीच जो है वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से जितना वो बोलना चाहते हैं वो तय रहता है, और वो अपनी स्क्रिप्ट से जो वो सोच के आए थे कि मुझे बोलना है उतना ही बोले, उससे ज्यादा नहीं बोले। उससे ज्यादा, क्योंकि अगर वो बोलते तो फिर आप ये समझिए एक रिस्क होता कि आप विपक्ष के एजेंडे में चले गए। विपक्ष किस चीज पर चर्चा चाहता है? आप देखिए राहुल गांधी की कल मोशन ऑफ थैंक्स की स्पीच, और उनको हिदायत भी दे दी गई स्पीकर द्वारा कि आपने मुद्दे से हट करके, आपने राष्ट्रपति के जो स्पीच है उस पर, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उस पर आपने बात नहीं की, आपने कुछ और ही मुद्दा उठाया। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जो बात उठाना चाहते थे उसका जिक्र ना करके और वो अपने एजेंडा पे रहे हैं। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं
कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक साफ संदेश है, संकेत है कि अब हमको चुनाव के इस मोड में अपनी उपलब्धियों को गिनाना है और उनको लोगों तक लेकर के जाना है। और उसके लिए अगर आपको तुलना करनी होगी, देखिए राजनीतिक दल तुलना करेगा ही, तो वो तुलना का एक, जिसे कहते हैं ना, एक नींव रख दी है उन्होंने कि आप 4 से 14 का सफर और 14 से 24 का सफर, इस तुलना को लोगों तक लेकर के जाइए। और ये चीज बहुत स्पष्ट है, आगे चल के इसी चीज पर बिल्डअप करने की उम्मीद रखी जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। तो अब देखना होगा कि कल राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जब उनका अभिभाषण वहां पर होगा, तो वो किस तरह से बातों को रखते हैं और किन और मुद्दों को वो छूते हैं, क्योंकि जिस तरह से कटाक्ष उन्होंने आज वो किए हैं, आज वो चर्चा का विषय रहने वाले हैं और कल का भी इंतजार है।